इस वीडियो में दोस्तों 5 से 7 मिनट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये ग्रीन कार्बन सिंक क्या होता है और ये ब्लू कार्बन सिंक क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के सिंक होते हैं, एक नेचुरल सिंक्स होते हैं, एक आपके होते हैं आर्टिफिशियल सिंक। आर्टिफिशियल सिंक क्या होते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे अंडर वाटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लैंड है दोस्तों, अब इस लैंड के नीचे कहीं भी जाके आपको नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स मिल गए, क्रूड ऑयल के डिपॉजिट्स मिल गए, तो आपने उन डिपॉजिट्स को बाहर निकाल लिया, फिर ये जगह खाली हो गई। इस जगह को ऊपर अगर मान लीजिए इम्परमिएबल रॉक्स हैं, तो आपने जिस मैकेनिज्म के थ्रू इसमें से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को निकाला था, उसी मैकेनिज्म के थ्रू आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाल के यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल तरीका कार्बन स्टोरेज का। जो नेचुरल तरीके हैं कार्बन स्टोरेज के, वो है आपका ग्रीन कार्बन और है आपका ब्लू कार्बन। सबसे पहले समझते हैं ग्रीन कार्बन क्या है। ग्रीन कार्बन में कार्बन को फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एटमॉस्फेयर में हटाया जाता है। हल्का फुल्का मैंने आपको बताया था। आपको पता है दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, देखिए वैसे तो पौधों की अगर आप बात करो तो पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट भी करते हैं अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, लेकिन ये प्रोसेस में बहुत कम और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और अपना खाना बनाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन पेड़ पौधों में इकट्ठी होने लगेगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों। खासकर ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं दोस्तों, पेड़ों का जो बायोमास होता है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उन एवरग्रीन फॉरेस्ट को बनने में काफी समय लगता है, और उसमें बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। बहुत ज्यादा कार्बन इन पेड़ों के इकोसिस्टम में जाके जमा हो चुकी है, और जब तक वो पेड़ों के इकोसिस्टम में वो कार्बन है, तो दीज आर एक्टिंग एज अ ग्रीन कार्बन सिंक। समझ गए दोस्तों। तो आप देखोगे अगर प्लांट की बात करो तो प्लांट्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप पालक का पौधा ले लीजिए, तो पालक का पौधा क्या है, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, बाद में वो कट जाएगा। मान लीजिए पालक का पौधा सड़ गया और वो एक ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा, और ऑर्गेनिक मैटर के बाद वो ब्रेक डाउन हो गया, तो वो जो उसके अंदर कार्बन थी वो कहां पहुंच जाएगी, वो मिट्टी में पहुंच जाएगी, सॉइल में पहुंच जाएगी। तो एक तो सॉइल में कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, दूसरा इन पेड़ पौधों में कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं दोस्तों, ये बोला जाता है कि पेड़ों को ज्यादा प्लांट करिए, पेड़ों को मत काटिए, क्योंकि पेड़ों के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ बायोमास, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो अगर आप पेड़ को काटते हो तो आप उस कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो। पहली बात तो ये हो गई। इसीलिए कहते हैं कि बायोलॉजिकल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करना है, नेचुरल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करना है, तो रिफॉरेस्टेशन करिए, एफॉरेस्टेशन करिए, और पेड़ों का काटना बंद करिए। तो ये तो हो गया आपका ग्रीन कार्बन सिंक। एक होता है दोस्तों आपका ब्लू कार्बन सिंक। जब आप बात करते हो ब्लू कार्बन सिंक की, तो ब्लू कार्बन सिंक में सबसे पहले तो आते हैं आपकी वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में आपकी ये जो कोस्टल वाटर बॉडीज भी हो सकती हैं, आपकी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स भी हो सकते हैं, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम्स भी हो सकते हैं। अब देखिए समुंदर हो गया दोस्तों, समुंदर में आपको पता है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड है, एंड ओशन इज अ नेचुरल सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मालूम है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ओशन की एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर ओशन की एसिडिटी बढ़ेगी तो नुकसानदेह होगी। ओशन की एसिडिटी कितनी है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ओशन एसिडिफिकेशन मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो जो हमारी इनलैंड बॉडीज है, जैसे कि हमारे तालाब हैं, हमारी नदियां हैं, उसमें कोई बहुत आप कह सकते हैं सीरियस अमाउंट ऑफ कार्बन डिसॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ओशंस, जो कि हमारे ग्लोब के 66% ऑफ द लैंड एरिया को कवर करते हैं, वहां बहुत सारी कार्बन है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों, जो कि कोस्टल इकोसिस्टम और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके कॉन्फ्लुएंस पे बनती है, जिसमें आते हैं आपके टाइडल मार्शेस, मैनग्रोव्स, सी ग्रासेस। यहां पे जो आपको फोटो दिख रही है, दीज आर मैनग्रोव्स। ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये सी ग्रासेस, ये समुद्र के नीचे है। ये जो फोटो है, ये पानी के नीचे जो ग्रासेस दिखती हैं वो है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये टाइडल मार्श है, जिसमें इस तरफ आपको समुद्र नजर आ रहा है और इस तरफ आपका कह सकते हैं कि लैंड होगा। तो एक तरफ पे लैंड होगा, एक तरफ पे समुद्र होगा, बीच में इस तरीके की वाटर बॉडी बन जाएगी। ये बीच में इस तरीके का लैंड प्लस वाटर का एक मार्श बन जाएगा। ये मार्शी लैंड है, जहां पे सी वाटर इनग्रेस भी हो रहा है, साथ साथ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो कि नदियां लेके आती हैं लैंड से, वो भी आ रहा है। तो इसके
अब देखिए यहाँ पे इस फोटो में तो क्लियर आ नहीं रहा है कि समुद्र इस तरफ है, समुद्र इस तरफ है, बट कहीं ना कहीं जो टाइडल मार्शेस होते हैं ये आपके कोस्टल इलाकों में होते हैं, तो एक तरफ समुद्र होता है और एक तरफ लैंड होता है। तो देखिए थोड़ा लैंड और यहाँ पे पानी नजर आ रहा है, ये टाइडल मार्शेस। तो आप देखिए मैनग्रोव्स, ये वाले टाइडल मार्शेस और ये वाली सी ग्रासेस, इनमें देखिए नीचे की तरफ होता है सॉइल, और इन सॉइल की जो कार्बन डाइऑक्साइड की होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, कार्बन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वो नॉर्मल सॉइल से 5 टाइम्स होती है। यानी कि दोस्तों जो हम लोग जिस सॉइल पे अपने पेड़ पौधे उगाते हैं, जिस सॉइल पे हमारे पेड़ उगते हैं, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सॉइल होता है, वहां पे जो कार्बन सिंक है, उस कार्बन सिंक का जो पोटेंशियल है उससे 5 गुना पोटेंशियल उस सॉइल का है जो इन सी ग्रासेस के नीचे मिलेगा, जो इन मैनग्रोव्स के नीचे मिलेगा, जो इन टाइडल मार्शेस में मिलेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कोस्टल इकोसिस्टम में, जैसे कि आपके मैनग्रोव्स हो गए, जैसे कि टाइडल मार्शेस हो गए, जैसे कि आपकी सी ग्रासेस हो गई, इनको प्रिवेंट करके चलें, इनको बचा के चलें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया जाए तो ये मैनग्रोव्स, ये सी ग्रासेस, ये टाइडल मार्शेस पूरी दुनिया में मिलते हैं, पूरी दुनिया में ये पाए जाते हैं। अच्छा, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। मैनग्रोव्स को और टाइडल मार्शेस को और इन सी ग्रासेस को बचाना अब हमारी मजबूरी हो गई दोस्तों, क्योंकि अगर ये मैनग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो गए, अगर ये सी ग्रासेस डिस्ट्रॉय हो गए, अगर ये टाइडल मार्शेस डिस्ट्रॉय हो गए, तो अभी के लिए इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रख रखा है, जो कार्बन स्टोर करके रख रखा है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो वो सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, और वो सारा कार्बन ग्लोबल वार्मिंग करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा, भाई बर्बाद करके रख देगा। इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो इनको बचाना अब हमारी एक नेसेसिटी हो गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज अ नेसेसिटी नाउ। ठीक है, तो आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने में टाइडल मार्शेस, मैनग्रोव्स और सी ग्रासेस का कितना बड़ा इफेक्ट है, तो ये आपको समझ में आ गया। दो चीजें यहां पे आपको समझ में आई, एक तो ब्लू कार्बन सिंक समझ में आया, एक आपको ग्रीन कार्बन सिंक समझ में आया। तो बस यही टॉपिक समझाना था मुझे दोस्तों इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।